हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग आज देख रहे हैं आपका NIUS क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपराइजिंग ऑफ 1857। कॉजेस, सप्रेशन, कॉन्सिक्वेंस, हम सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या क्यों हुआ पहले तो ये। फिर इसका कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे फैला। ठीक है। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था। फिर इसको कैसे अंग्रेजों ने दबाया और इसके पीछे क्या कारण था, क्यों ये फेल हुआ, और इसका इम्पैक्ट क्या रहा बाद में। ठीक है। ये सारा कुछ हम जानेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने जूनियर्स को भी ज़रूर रिकमेंड करना यार हमारे चैनल। देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। पूरा कंटेंट को कई बार पढ़ना पड़ता है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। और जितना पढ़ा आप लोग के बुक में है बस उतना ही पढ़ाया जाए, उससे एक्सेस नहीं पढ़ाया जाए, ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक। चलो। तो 1857 का रिवोल्ट हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। ये स्टार्ट हुआ था 10 मई को, जब कुछ एक जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कंपनी में काम करते थे। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो हम बोलते हैं वो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ना। ठीक है। तो वो कंपनी के लिए सोल्जर्स काम करते थे। ठीक है। तो ये 10 मई को जो रिवोल्ट हुआ वो मेरठ से शुरू हुआ था। जो कुछ एक सिपाही थे वो लोग वहाँ से चल करके दिल्ली आते हैं। दिल्ली में वो लाल किले में जाते हैं। लाल किले में जो अंग्रेज थे उनको मारते हैं। फिर जो वहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये है आज से एम्पेरर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ था। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में और भी। लेकिन क्या कारण था कि उन्होंने ऐसा किया, अचानक इतना रिवोल्ट क्यों किया उन्होंने। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पॉलिटिकल कारण था, इकोनॉमिक कारण था, सोशल कारण था। ठीक है। और ये जो 1857 में हुआ, 1857 में हुआ, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारे रिवोल्ट्स के बाद हुआ था। इससे पहले हमने पढ़ा था कितने सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुए, पीजेंट रिवोल्ट हुए, उनको वो दबाते रहे थे। लेकिन आप कितना दबाओगे किसी चीज को। हाँ? अगर आप गलत ही काम कर रहे हो तो आज नहीं तो कल वो सामने आता ही आता है, सामने वाले का गुस्सा भयंकर तरीके से। और वही हुआ। इंडियंस ने इंडियंस की सहन शक्ति एकदम खत्म हो गई और उन्होंने भयंकर तरीके से रिवोल्ट किया 1857 में। ठीक है। और उसका खामियाजा अंग्रेजों को झेलना पड़ा। अंग्रेजों की इतनी हालत खराब हो गई थी एक टाइम पे तो, कि इनको बाहर से सपोर्ट बुलाना पड़ा। ठीक है। जो इनके क्योंकि सिर्फ ये इंडिया भाई थोड़ी ना कब्जा कर रखा था इन्होंने, अफ्रीका पे भी कब्जा कर रखा था इन्होंने, श्रीलंका पे भी कब्जा कर रखा था, चाइना पे भी कब्जा कर रखा था, है ना। तो कई जगह इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो इनको वहां से भी बुलानी पड़ गई थी मदद। ठीक है। अपने लोगों को कि यहाँ आओ, इंडिया में रिवोल्ट को दबाने में मदद करो। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉज क्या था। देखो, आप लोग पढ़े हो पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर जनरल था। अ, ठीक है। अब ये बहुत सारे, एक नहीं मतलब कई सारे गवर्नर जनरल जो थे वो कई सारी पॉलिसीज लेके आते रहते थे, है ना। एकदम कभी लैंड को लेकर के, कभी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ठीक। तो है ना। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस वगैरह, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लाया था डलहौजी। ठीक है। अब इसके तहत क्या था कि एक तो पहले ये सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी साइन करते थे सबके साथ कि भाई तुम हमारे अंडर आ जाओ, तुमको तुम पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हें डिफेंड करेंगे। ठीक है। उसके अगेंस्ट में इनकी शर्त क्या होती थी कि भाई आप जो है किसी भी हाल में अपनी सेना नहीं रखोगे। ठीक है। रखोगे भी तो थोड़ी बहुत रखोगे, ज़्यादा सेना हमारी होगी, हमारी सेना का खर्चा करो। लेकिन एक तरीके से मेजरली ये कहते थे कि तुम अपनी जो भी सेना है उसको हटा दो। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत भयंकर बाद में जो यहाँ के लोकल राजा था उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे सारी पावरें ले ली, छीन ली उनसे। ठीक है। एक और ये पॉलिसी लेके आया था डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या था कि अगर कोई राजा है और उसका अपना बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो अगर किसी को अडॉप्ट भी करता है, उसको डिक्लेयर भी करता है अपना अ, अगला राजा, तो वो ये कहते थे हम नहीं मानेंगे उसको। ठीक है। हम मानेंगे ही नहीं उसको बिल्कुल भी। और तुम्हारा जो स्टेट है वो हमारे ब्रिटिश अंपायर में आ जाएगा। ठीक है। तुम्हारा जो अंपायर है, ऐसे इंडिपेंडेंट कई सारे राजा थे आप जानते हैं, तो वो ये क्या करते थे कि उन राजाओं के हड़पते रहते थे राज।
ठीक है, अगर तुम्हारा कोई बेटा नहीं है राज करने के लिए तो हम तुमको अपने अंडर ले लेंगे। और जब ये सब्सिडरी अलायंस करते थे तो क्या करते थे, जो राजा होता था उसको पेंशन दी जाती थी, ठीक है, कि भाई तुम बस बैठो, तुम्हारा सारा काम हम देखेंगे, टैक्स फैक्स सब उठाएंगे हम ही, तुम खाली बैठो, ठीक है, नाम के लिए बैठे रहो, ठीक है, और तुमको पैसा भी देंगे हम, ठीक है, पेंशन के नाम पे। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किसी की हड़प लेते थे, अपने ब्रिटिश अंपायर में मिला लेते थे उसका राज्य, तो ये उसकी जो फैमिली है उसको ये पेंशन भी नहीं देते थे, ठीक है, पेंशन भी देना बंद कर देते थे। अब सोच के देखो कितनी बुरी हालत हो जाएंगे उन लोगों के यहाँ। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनको हड़प लिया, जैसे मराठा के कुछ एक स्टेट थे, सतारा, नागपुर, झांसी, इनको कब्जा कर लिया, और भी कई सारे थे, आरकोट था, उसको भी हड़प लिया इन्होंने। छत्तीसगढ़ में एक जगह है उदयपुर, उसको भी हड़प लिया, अवध को भी हड़प लेते हैं ये, ठीक है। तो कई जगह इन्होंने हड़प लिया। इवन जब बाजीराव सेकंड की डेथ होती है तो जो उसकी पेंशन देते थे उसको, उसके बेटे वगैरह को तो मानने से इन्होंने पहले मना कर दिया, नाना साहेब को, ठीक है, और पेंशन देना ही बंद कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे जो इंडियन रूलर्स थे वो अब परेशान हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो भी पसंद नहीं करते थे इनको, ठीक है। सब देख रहे थे एक दूसरे का हालत, तो उनको लग रहा था कि भाई हमारे साथ भी ये हो सकता है बिल्कुल ही। हम्म, हम्म। अब देखो, अगर आप किसी का अनेक्स कर लेते थे ये, तो क्या असर पड़ता था उस पर। एनेक्सेशन का असर ये होता था कि एनेक्सेशन मतलब हड़प लेना, ठीक है, जब उसका राज्य हड़प लेते थे तो जो सोल्जर्स होते थे राजा के, वो भी गए, है ना, अंगरक्षक वगैरह जो होते थे वो, फिर कई सारे उनके अंदर अंदर कारीगर लोग काम करते थे राज दरबार वगैरह में, है ना, वो गए। जो राज दरबार में लोग काम करते थे वो गए, उनको कुछ भी नहीं, अंग्रेज तो उनको देते ही नहीं थे पैसा बिल्कुल भी, वो तो रखना ही नहीं चाहते थे, खर्चा ही नहीं करना चाहते थे एक भी। जो स्कॉलर्स होते थे, प्रिस्ट लोग होते थे, प्रिस्टली क्लास होते थे, ये सबको जो संरक्षण दिया जाता था, पैट्रोनेज देते थे, है ना, लोकल रूरल्स, वो सब अंग्रेजों के अंडर आने पे खत्म हो जाता था, ठीक है। तो आप देखो, हजारों जमींदार और नोबल क्लास, पॉलीगर क्लास, ये सब अपना लैंड रेवेन्यू सब खो देते हैं, ठीक। बाद में हालांकि अवध का जो नवाब था वो देखो अंग्रेजों के प्रति बड़ा वफादार था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका भी नहीं छोड़ा, उसको भी हड़प लिया बोल के कि इसका गवर्नेंस सही नहीं है, मिस गवर्नमेंट के नाम पे उसको हड़प लिया गया अवध को भी, ठीक है। और ये सब बेचारे जो हड़पे जाने के बाद, जैसे नोबल्स थे, क्राफ्टमैन थे, है ना, प्रिस्ली क्लास, स्कॉलरली क्लास, इन सबको कोई जॉब भी नहीं मिलती थी, ज़्यादातर लोग बेचारे अ, बेकाम के हो जाते, अनएम्प्लॉयड हो जाते बिल्कुल। तो इन सब में देखो आप, सोशल रिसेंटमेंट तो है ना अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। और जो उस इलाके में जो पीजेंट्स होते थे उसको क्या करते थे, टैक्सेस बढ़ा देते थे, लैंड रेवेन्यू और बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ा देते थे कि अपना फायदा हो। तो इस तरीके से, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स इंटरफेयर कर रहे थे ना लोगों की लाइफ में, तो ये ऑब्वियस था कि लोगों में गुस्सा भरा पड़ा था, ठीक। इकोनॉमिक कॉस्ट तो बहुत ही बड़ा कारण बना लोगों के मन में। ये क्या कर रहे थे, लगातार इंडियन इकोनॉमी के साथ छेड़खानी कर रहे थे, और जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको सबॉर्डिनेट बना रहे थे ब्रिटिश इकोनॉमी के। कैसे बनाया था इन्होंने, आए तो यहाँ ट्रेड करने थे, लेकिन ये क्या करने लग गए, अब जब इनको पॉलिटिकल पावर मिल गई तो यहाँ का रॉ मटेरियल वगैरह ये लेते थे, सस्ते में या फ्री में ही ले लेते थे, क्योंकि ज़मीनें हड़प ली थी इन्होंने, हैं। जब ज़मीनें ही हड़प ली लोगों की, टैक्स के नाम पे, टैक्स नहीं देने के नाम पे, उसमें कुछ लोगों को लगा करके फ्री में खेती करवा रहे हैं, है ना। और वो सारा का सारा माल कहाँ लेके चल जाते थे, अपने वहाँ ले जाते थे, और वहाँ से क्या करते थे, क्योंकि इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, इंडस्ट्रीज हो गई थी। तो और इंडिया में क्या होता था, इंडिया में हाथ से बनाए जाते थे कपड़े, तो कपड़े हाथ से बनाने में टाइम भी लगता है, थोड़ा महंगे भी पड़ते थे, और जब मशीन में बन रहे एक तो वो बहुत स्पीड से बनता है, उसके मुकाबला तो कर ही नहीं सकते आप हाथ का बना हुआ, है ना। तो ये वहाँ का बना हुआ माल यहाँ लाकर डंप करना चालू कर दिया इन्होंने। इससे क्या हुआ, इंडिया के तो हजारों कारीगर थे जो जो हैंडलूम इंडस्ट्री में थे, है ना, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में थे, वो सब खत्म हो गए। आप देखो किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किस वजह से, एक तो टैक्सेस इतना लेते थे, हद पार टैक्सेस लेते थे, उसको नहीं चुकाने पे उनकी लैंड छीन लेते थे, उनको लैंडलेस कर दिया, एकदम गरीबी में ढकेल दिया लोगों को, ठीक है। ऊपर से जो इंडिया का कुछ एक एकदम स्पेशल चीज़ें जाती थी इनके देश में, इंग्लैंड में, उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिया। जब टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा,
जब वो चीज़ वहाँ पहुँचेगी तो वो और ज़्यादा महंगी होगी, तो लोकल लोग धीरे धीरे कम कर देंगे खरीदना। तो इन्होंने डबल तरीके से मारा, एक तो हमारा जो चीज़ जाती थी उसको बंद कराया, और प्लस जो हमारा लोकल मार्केट थी उसको भी हड़प लिया इन्होंने। ठीक ठीक है। और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ये फोकट में लेके जाते थे अपने देश में। एक तो कॉटन का बता दिया मैंने आपको, दूसरा आप देख लो इनके देश में जो टिम्बर वगैरह चाहिए होता था, है ना, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। पहले के ज़माने में घर ज़्यादातर लकड़ी वकड़ी के ही होते थे, फिर इनके यहाँ ठंड बहुत पड़ती है उसके लिए लकड़ी चाहिए था। रेलवे में जो स्लीपर्स होते हैं वो भी लकड़ी के चाहिए होते हैं। स्लीपर मतलब स्लीपर क्लास वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो ट्रैक के बीच में आप देखते हो सफ़ेद सफ़ेद से सीमेंट के पड़े रहते हैं, है ना, वो पहले लकड़ी के बने होते थे। तो आप सोच के देखो कितनी लकड़ी चाहिए उसके लिए, है कि नहीं। तो ये सब बिछाने के लिए ये लोग उसका यूज़ करते थे। ठीक। हम्म। तो इन लोगों ने क्या किया इस चीज़ के लिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लूटे यहाँ, उसके लिए रेलवे भी बनाई इन्होंने, ठीक है, ताकि जो अंदर का माल है वो पोर्ट तक फटाफट पहुँचाया जा सके और पोर्ट से फटाफट अंदर तक पहुँचाया जा सके, है ना। इसके लिए इन्होंने रेलवे बनाई थी इंडिया को और ज़्यादा तेज़ी से लूटने के लिए। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए, एक दूसरे से मिलने लग गए, आइडियाज़ एक्सचेंज करने लग गए, है ना, अपने दुख दर्द एक्सचेंज करने लग गए। पता चला सबको कि भाई ये तो हमारा कॉमन एनिमी तो ये ब्रिटिशर ही है, हर जगह इनसे लोग परेशान हैं। ठीक। फिर डलहौजी ने 1853 में टेलीग्राफिक लाइन स्टार्ट कर दी कलकत्ता से आगरा तक, और साथ ही पोस्टल सर्विस भी इसने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा परेशान थे पूरा का पूरा जो पीजेंट क्लास था, और चाहे इंडस्ट्रियल क्लास बोल लो, उस जमाने में तो इंडस्ट्री था भाई, एक तरीके से कपड़ा बनाना भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, आज भी है बहुत बड़ी इंडस्ट्री। तो वो लोग सब परेशान थे बहुत ज़्यादा इनके वजह से। ठीक है। सिर्फ पीजेंट ही नहीं, मूर्ति फूर्ति भी जो ये लोग लेके आते होंगे वहां से भाई, है ना। मसाले भी ले जाते थे फ्री में, अब ले जाने लग गए थे, पहले तो पैसा देते थे, अब तो पकड़ के ही लेके जाने लग गए, या बहुत ही कम रेट पे लेने लग गए लोगों से। ठीक है। अब देखो टैक्स की हालत तो ये थी कि टैक्स 10/11 लेते थे। मतलब अगर आप सोच के देखो, आपने 11 टन अपने खेत में उगाया है, तो उसमें से 10 टन अंग्रेज लेंगे टैक्स के नाम पे, सिर्फ 1 टन आप अपने पास रख सकते हो, और वो भी नहीं दोगे तो आपकी जमीन हड़प लेंगे। सोच के देखो कितना, मतलब हमारे पूर्वजों पे कितना अत्याचार किया इन अंग्रेजों ने। मैं तो कहता हूँ इन अंग्रेजों का कोई भी सामान हो भाई यूज करना बंद कर दो, ब्रिटिशर्स का तो एकदम बॉयकॉट करो इनका। जैसे हमने पहले भी बॉयकॉट किया था, वैसे ही इनका अभी भी बॉयकॉट करो सालों का। ठीक है। चलो, इनका फायदा कुछ हमारे अपने लोगों ने भी बड़ा लिया अंग्रेजों के साथ मिल करके, जमींदार क्लास वगैरह जो थे, या जो पैसा वैसा देते थे, है ना, साहूकार वगैरह जो लोग थे, उन लोगों ने भी बड़ा लूटा गरीब आदमी को। और ये क्या करते थे, कभी जब गुस्सा भी उठता था, छोटा मोटा जो रिवोल्ट होते थे, उसमें क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते थे और लोगों को दबाते भी थे। ठीक है, क्योंकि इनका फायदा हो रहा था, तो अपने लोग भी यार धोखा अपने ही लोगों को दे रहे थे। ठीक। सोशल एंड रिलीजियस कॉज भी बहुत ज़्यादा था। क्या था सोशल एंड रिलीजियस कॉज? देखो ब्रिटिशर्स ने कुछ एक सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जैसे सती के खिलाफ जो बच्चियों को मार देते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, वो बंद कराया, वीडियो रीमैरिज शुरू कर दी, वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए, है ना। तो ये सब से जो लोग थे ना वो खुश नहीं थे, वो देख रहे थे ये सब चीज़ें, पूरा हमारा समाज का जो सिस्टम चला आ रहा था पूरा इन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है। ठीक है। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज हर जगह स्कूल कॉलेजेस खोल रहे थे, उनका एक ही मकसद था कि किस तरीके से लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाए, है ना। और ब्रिटिशर्स का क्या मकसद था कि ये किसी तरीके से पढ़ लिख जाए और वो गुड्स खरीदने लग जाएं जो, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, है ना, जो चीज़ें हम खरीदते हैं यूज़ करते हैं, हमारी जो बनी हुई चीज़ है ब्रिटेन में, उनको ये यूज़ करना चालू कर दें, है ना। उनका ये मकसद था। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मिली हुई थी मिशनरीज के साथ, और वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी फैले। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि 1850 में एक एक्ट लाते हैं, जिसको एक्ट ऑफ 21st एक्ट बोला जा रहा है। ठीक। उसके तहत क्या हुआ कि जो भी आदमी क्रिश्चियनिटी अपना लेगा, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जिसकी भी ज़मीन जब्त होगी, कोई भी होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो जब्त हो रखी होगी, उसको वापस कर दी जाएगी। तो आप सोच के देखो बेचारे गरीब के पास क्या ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन था, है ना। कई लोगों ने अपना लिया होगा, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको
साफ साफ दिखने लग गया कि भाई ये तो इनका तरीका हो गया कि पहले टैक्स बढ़ा दो, मनी लैंडर्स के थ्रू हम चंगुल में फंसी जाते हैं, या तो मनी लैंडर को बेचो और नहीं तो फिर कन्वर्ट हो जाओ, एक ही ऑप्शन है। तो कन्वर्ट होंगे तो जमीन तो मिल जाएगी, मनी लैंडर को बेच के क्या मिलेगा, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो आप सोच के देखो कि कितने हजार लोग कन्वर्ट हो गए होंगे इस चीज से के चलते, है ना। फिर देखो दूसरी तरफ जो सिपाही थे हमारे, है ना, इनके यहाँ जो काम करते थे सिपाही हमारे, उन लोगों के साथ भी ये मतलब ये नहीं था कि हाँ भाई ये हमारे लिए काम कर रहे हैं तो इनके साथ हम सही से बिहेव करें, ये उनके साथ भी सही से बिहेव नहीं करते थे। इसके इसके खिलाफ में हमारे सिपाहियों ने मद्रास मद्रास में मद्रास की एक जगह है वेल्लोर, वहाँ पे 1806 में 1806 में रिवोल्ट कर दिया था। इन्होंने क्या किया, जो हिंदू तिलक लगाते थे ना, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग तिलक लगाते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी दाढ़ी रखते थे, तो इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया भाई कि कोई भी तिलक नहीं लगाएगा, और मुस्लिम्स को बोल दिया तुम अपनी सारी दाढ़ियाँ काटो। अब ये दोनों कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे, हम भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे, और वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक्सेप्ट नहीं किए, तो इस चलते भयंकर वहाँ पे बवाल उठता है। और 1857 से पहले का ये सबसे बड़ा रिवोल्ट था सिपाहियों का अंग्रेजों के खिलाफ ही। हालांकि ये उतने बड़े लेवल पे नहीं फैल पाया, अ, इसमें लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन बहुत भयंकर रिवोल्ट हुआ ये भी, वेलोर में 1806। लेकिन वही है, अंग्रेजों के पास ताकत थी, और तो ये दबा दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या था कि कोई भी नहीं, उस जमाने में माना जाता था कि अगर आप ओवरसीज चले जाते हो, है ना, अ, समुद्र की यात्रा कर लेते हो तो आपका धर्म खत्म हो जाता है, आप उस कास्ट में नहीं रह सकते, आप दूसरी कास्ट के हो जाओगे। ठीक। तो कोई भी नहीं चाहता था भाई कि कहीं बाहर जाए, बट अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग जाएं लड़ने के लिए बाहर में, उनकी लड़ाइयों में लड़ने जाएं। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। डिसकंटेंट इन द आर्मी, आर्मी के लोग भी खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग क्या थे, पीसेंट फैमिली से आए हुए थे, है ना। अब वो देखते थे कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका लैंड टैक्स ले रहे हैं, उनके घर वालों पे क्या बीत रही है, तो उनको तो पता ही था सब कुछ, है ना। ऊपर से क्या था कि इनको जो है, जो इंडियन सोल्जर था चाहे कितना भी काबिल हो, उसको मैक्सिमम सूबेदार तक का ही रैंक मिलता था, उससे ऊपर नहीं मिलता था। ठीक है। अब ये कहते थे हमें स्पेशल भत्ता दो, अगर तुम हमें विदेश भेज रहे हो, समुद्र की यात्रा पे भेज रहे हो तो हमें भत्ता भी दो, भत्ता मतलब अलाउंसेस दो। तो ये अंग्रेज जो थे नहीं देते थे। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं देते थे इनको। उसके खिलाफ भी रिवोल्ट होता है, भयंकर रिवोल्ट होता है एक बार, बट आपकी बुक में नहीं तो मैं नहीं बता रहा वो। ठीक है। तो और क्या दिक्कत थी सिपाहियों को ये भी दिक्कत थी कि जो सेम काम करते हैं ना, सेम सिपाही सेम रैंक है, तो जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे उनको तो ज़्यादा सैलरी थी, इनको कम सैलरी, इनको खाना पीना भी अच्छा नहीं देते थे। ठीक है। इनके कपड़े भी इन बेचारों को अपने सिलवाने पड़ते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इनके लिए, बहुत बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है। हम्म। तो जो सोल्जर्स थे ना वो भी भरे बैठे थे कहीं ना कहीं, मतलब उनको भी बहुत ही परेशान कर रखा था इन्होंने अपने यहाँ। बदतमीजी करते होंगे वो तो अलग ही था, अगर उसको नहीं भी काउंट करें हम फैक्टर्स में तो। लेकिन इमीडिएट कॉज कौन सा बना 1857 का, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी तो क्यों नहीं हो रहा था भयंकर रिवोल्ट। कहते हैं ना बारूद भरा पड़ा होता है, लेकिन जब तक चिंगारी नहीं लगती तब तक वो फटता नहीं है, है ना। तो वही वाली बारी बात हो रही थी, पूरा तैयारी था, बस एक चिंगारी की देरी थी। ठीक है। ये चिंगारी किस फॉर्म में आती है, कार्टरेज के फॉर्म में आती है। गोली गोली होती है ना, गोली की जो बंदूक की जो गोली होती है उसके फॉर्म में आती है। 1856 में इन्होंने क्या किया, एक नया कार्टरेज इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। पुराने वाला मस्कट वाला हटा दिया गया। ये कार्टरेज क्या था, ब्राउन बैग टाइप में आता था, रॉयल इनफील्ड राइफल के लिए। ठीक। इसमें क्या करना होता था, उसको कार्टरेज को मुंह से काटना होता था। ठीक है। उसके बाद अंदर से बारूद निकाल, जो होता है उसके अंदर बारूद होता था पाउच के अंदर। ठीक। उसको राइफल में भरते थे, फिर उसको बाद फायर करते थे। आजकल जैसा नहीं होता, पहले ऐसे होता था। ठीक है। आपने देखा होगा कभी मूवीज में, पुरानी मूवीज में वो ऐसे फायर करते थे। ठीक। तो कहीं से बात फैल गई जनवरी 1857 में कि इसके ऊपर जो ग्रीस लगी हुई है ना, ये जो है काऊ और पिग के फैट की बनी हुई है जी। ठीक। आप सोच के देखो, काऊ हिंदू के लिए सेक्रेड और पिग तो मुसलमानों के लिए हराम है। ठीक है। तो अब दोनों ही कैसे करें भाई। तो ये एक भयंकर जो ये बात फैली,
तो ये दबी नहीं। अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश की लोगों को समझाने की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो थे, वो देख रहे थे समाज में किस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं हमें। तो उन लोगों ने अपने दिमाग में ये बात बना ही ली कि हाँ भाई 100% ये होगा ही होगा कार्ट्रिज में ये। और होता वही है। 29 मार्च 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक, किसने किया स्टार्ट? मंगल पांडे ने। ठीक है, ये बैरकपुर कलकत्ता के पास एक जगह है, वहां पे एक सिपाही था, इसने दो अंग्रेजों को गोली मार दी। ठीक, अ, जो दो इसके ऑफिसर थे उन दोनों को इसने गोली मार दी। ठीक है ना। उसके बाद ये पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद इसको फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल तक। ठीक है, 10 दिन के अंदर इसको फांसी दे दी जाती है। पहले इसको भी, जब इसको भी इन लोगों ने पकड़ा था तो ये भी जख्मी हो गया था। पहले इसका इलाज कराया, इसको ठीक कराया, उसके बाद फिर इसको फांसी दी। बताओ, अंग्रेजों को। और सबके सामने फांसी दी ताकि लोगों को डर बने। ठीक। हम्म, तो मंगल पांडे का ये हुआ। मैं एक और चीज बताना चाह रहा था आपको। मंगल पांडे ने जिन दो अंग्रेज ऑफिसरों को गोली मारी थी, उनके नाम भी जान लो क्या था उनका। एक का नाम था हेनरी बॉ और दूसरे का नाम था ह्यूगसन। ह्यूगसन बोल सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों को गोली मारी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वहां पे दबा दिया जाता है। जो मंगल पांडे की रेजिमेंट के लोग थे, उन लोगों को भी डिसबैंड कर दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो उनकी रेजिमेंट्स थी उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, अ, ये अप्रैल मार्च एंड की घटना थी। 29 मार्च को, 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है ना। तो कुछ 1 महीने तक थोड़ा सा शांति हो जाती है। ठीक है, 1 महीने तक तो नहीं, 10-15 दिन बीच में शांति रहती है, 15-20 दिन। उसके बाद फिर क्या होता है, 10 मई 1857 से एक दिन पहले, ठीक है, मेरठ में क्या होता है कि 85 सिपाही भी, जो कैवेलरी के रेजिमेंट के थे, वो लोग मना कर देते हैं कि हम भी ये यूज नहीं करेंगे ग्रीस्ड कार्ट्रिज को। तो उनको सजा दे दी जाती है, 85 के 85 सिपाहियों को 2 से 10 साल तक की सजा दे दी जाती है कि तुम ऑर्डर कैसे मना कर सकते हो। ठीक है, अब ये देख करके वहाँ के लोगों को, जो रेजिमेंट, बाकी रेजिमेंट के लोग थे, उनको बड़ा ताजुब लगा, है ना, कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप कैसे इतनी बड़ी सजा दे सकते हो भाई। कईयों को काला पानी तक की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो वो अगले दिन ही, मतलब 9 मई 1857 के उनको सजा सुनाई गई। और 10 मई 1857 को ये लोग डिसाइड करते हैं कि, तीन रेजिमेंट डिसाइड करती है कि भाई अब हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, और वो रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने उठते ही के साथ ही, या रात में ही कहते हैं, सॉरी, रात में ही ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं, अचानक उन पर हमला करते हैं उनके बैरक्स में जहाँ अंग्रेज होते थे। ठीक है, प्रिजन खोल देते हैं, जितने भी अपने लोग थे उन सबको हटाते हैं, निकालते हैं। ठीक है, एक आग लगा देते हैं, जितने भी अंग्रेज ऑफिसर वगैरह बैरट में थे उन ज़्यादातरों को मार दिया जाता है। ठीक है, इवन कई औरतों को भी मार दिया गया इनके। ठीक, उसके बाद फिर क्या, इनके घरों वरों में आग लगा दी गई थी। ठीक है, फिर ये लोग मार्च करते हैं वहाँ से दिल्ली की तरफ। इसमें लोकल इन्फेंट्री के लोग भी जुड़ते चले गए, जो रास्ते में इन्फेंट्रीज थी, साथ में आम आदमी भी जुड़ते चले गए। ठीक है, इस तरीके से एक पूरा रिबेल का बटालियन पहुंचता है दिल्ली। और फिर जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो दिल्ली में भी ब्रिटिश थे, है ना, लाल किला में थे, और तो उनको मारा जाता है, फिर उनको भी मारते हैं ये लोग। ठीक, और बाद में मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया जाता है एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ये रिवोल्ट धीरे धीरे फैलता है। कानपुर में नाना साहेब लीड करते हैं इसको। ठीक है, उनके जो ट्रुप थी उनका कमांडर था तात्या टोपे और अजीमुल्ला। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड करती हैं, उनको असिस्ट करते हैं मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्ट करती हैं। ठीक, और बिहार के आरा में कुंवर सिंह रिवोल्ट करते हैं, और इवन बरेली से खान बहादुर खान। तो आपको इन सब के नाम याद रखने, कौन कहाँ से था। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये बेगम हजरत महल की फोटो है। अब जब दिल्ली हार जाते हैं अंग्रेजों को पता चलता, तो उनको लगा बड़ी बेइज्जती वाली बात है भाई, है ना, दिल्ली हार गए। तो वो इसको वापस लेने के लिए क्या करते हैं, पंजाब की फोर्सेस का हेल्प लेते हैं। ठीक, और वो 4 महीने तक लड़ाई चलती है दोनों तरफ से। और फिर 10 सितंबर 1857 को
फाइनली दिल्ली अंग्रेजों के हाथों आ जाती है। ठीक। और उसके 10 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर करता है कि म्यूटनी को दबा दिया गया है। ठीक। तो आप देखो, काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस दिया हम लोगों ने, काफ़ी लड़े हम बहादुरी से। उनमें से जो 3 हैं उनका नाम काफ़ी आता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम, तात्या टोपे का नाम, कुंवर सिंह का नाम, इन तीनों का नाम काफ़ी ज़्यादा आता है ना। अ, रानी लक्ष्मीबाई तो घोड़े पे सवार होकर लड़ती थी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो लड़ी। इवन जो ब्रिटिशर उनके खिलाफ लड़ रहा था, कमांडर इन चीफ सर ह्यू रोज, उसने उनकी बहुत तारीफ भी की थी, है ना। और वो तो शायद ये भी बोला था कि अ, इतने सारे मर्दों में वो एक ही जबरदस्त लेडी थी जो मर्दों से भी ज़्यादा ताकतवर थी। ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। कुंवर सिंह भी मारे जाते हैं बिहार में बैटल से। तात्या तोप भी कब पकड़े जाते हैं, फिर उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक। तो इस तरीके से इन तीनों जो हीरो थे, इन तीनों का अंत हो जाता है। बाद में बहादुर शाह जफर जब पकड़ा गया था अपने 2 बेटों के साथ, तो उसके 2 बेटों जो थे उनको दोनों को गोली मार दी जाती है। ठीक है, अंग्रेज गोली मार देते हैं उनको, और बहादुर शाह जफर को भेज देते हैं रंगून। और फिर वो वहाँ 1862 में उनकी डेथ हो जाती है 87 साल में की एज में। तो ये जो रिवोल्ट था, इसका नेचर कैसा था? देखो, रिवोल्ट बहुत ही, रिवोल्ट के अंदर अगर आप पढ़ोगे कि कब क्या कैसे हुआ था, वो बहुत बड़ा है, वो आपके सिलेबस के बाहर है। तो जितना दिया हुआ है आप उतना ही जानो। मैं मुझे लगता है कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि क्या क्या हुआ था, कब क्या, कहाँ पे क्या हुआ था। ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आता है, लेकिन आप फिलहाल उतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ना है। फिर आगे बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे। ठीक। नेचर ऑफ रिवोल्ट कैसा था? अब देखो, इसके ऊपर डिबेट है। जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों का छोटा मोटा रिवोल्ट था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे पहले भी हमने रिवोल्ट तो किया ही था। अब हम जो इंडियंस हैं, हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं पहली आज़ादी की लड़ाई का नाम दिया हुआ है हमने, है ना। लेकिन इससे पहले भी लड़ाई हुई थी, वेल्लोर म्यूटनी था 1806 में। उसमें भी हमने, इंडियंस ने अंग्रेजों को बहुत बुरा तरीके से, एक तरीके से पिछाड़ दिया था। लेकिन ठीक है, इनके पास थोड़ा पावर ज़्यादा थी तो इन्होंने दबा दिया। लेकिन 1806 का वेल्लोर म्यूटनी भी बहुत ही फेमस है। अब देखो, ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये सिपाहियों का छोटा सा रिवोल्ट था, लेकिन ऐसा था नहीं। अब देखो, सिविलियन पॉपुलेशन जो थी उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, है ना। इन सब ने मिलकर के इसको जबरदस्त तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। कॉमन पीपल ने भी इसमें खूब पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि सब ब्रिटिश पॉलिसीज के एकदम त्रस्त हो चुके थे, खास करके उनको टैक्सेस के कारण तो बहुत ही परेशान थे। सबकी ज़िंदगी तबाह हो गई थी, उनके पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था, है ना। तो सबके सब रिवोल्ट किए थे। और इसमें खास करके हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत भयंकर तरीके से देखते हैं। और लोगों ने जो पहले जात पात का था कि हम इस जात के साथ नहीं लड़ेंगे, उस जात के साथ नहीं रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, इस रिवोल्ट के दौरान किसी ने कोई जात पात भी नहीं देखी। सब एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं भयंकर तरीके से। ठीक। हालांकि कुछ एक जो लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि कुछ एक इंडियन रूलर्स थे जो लोकल थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया उल्टा दबाने में। ठीक है। जो कुछ एक जमींदार वगैरह थे, वो तो ऑब्वियस था अंग्रेजों का साथ ही देंगे, है ना। फिर कुछ एक एरियाज थे जो सपोर्ट नहीं किए। फॉर एग्जांपल आपका साउथ का एरिया हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, है ना। तो ये रिवोल्ट खाली नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया तक ही दब के रह गया। साउथ का पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा इसमें। ठीक। आपकी बुक में इवन राजपूताना भी लिखा हुआ है, बट राजपूताना लिखना गलत है, क्योंकि राजपूताना ने काफ़ी कुछ हुआ था, राजस्थान में बहुत कुछ हुआ था। और मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि ये भी बहुत ही रेपुटेड लोग ये बुक लिखते हैं। मे बी कुछ मिस हो गया हो कहीं से। ठीक है। शायद उनके दिमाग में नहीं आया हो, बट कई बार रिवाइज भी होता है। पता नहीं कैसे इस बुक में ये लिखा हुआ है कि राजपूताना का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट राजपूताना का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था। और वहाँ से भी सिपाही आए थे लड़ने के लिए, वहाँ से भी, वहाँ की भी जो बटालियंस थी वो भी आती हैं 1857 की लड़ाई करने के लिए। और इवन कई जगह पे तो लोकल एरियाज में राजस्थान में बहुत जगह रिवोल्ट हुआ था। फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, फेल क्यों हुआ भाई रिवोल्ट? रिवोल्ट फेल होने का कारण क्या था? आप देखो, ठीक है, कई सारे
लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी हमने पढ़ा कॉमन मैन, लैंडलॉर्ड के नहीं सॉरी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थे ना, कॉमन मैन, पीजेंट, आपका आर्टिजन, है ना, यहाँ तक कि जो राजा वाजा थे जिनको आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के कारण नुकसान हुआ था, उन्हीं में से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे वगैरह वही थे, है ना, बेगम हजरत महल वगैरह, ये सब क्यों लड़े? इसलिए लड़े थे कि उनको अपना चाहिए था। अब देखो मकसद यही हो रहा था, हर कोई अपना अपना मोटिव करना चाह रहा था, किसी को कोई एक सेंट्रल गोल नहीं था, किसी के पास ये नहीं था कि हाँ अंग्रेजों को भारत से हटा देंगे उसके बाद फिर हम अपना एक देश बनाएंगे, एक सेंट्रल इंडिया बने, पूरे इंडिया बनेगी, है ना, ये कंसेप्ट नहीं था। बस सबको था कि हाँ हमारा अपना चीज फुलफिल हो जाए, ठीक है। इस चक्कर में रिवोल्ट बहुत भयंकर हुआ, हर जगह हुआ, सबने अपने अपने एरियाज में भयंकर लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई एक सेंट्रल लीडर उभर के नहीं आता है जो एक सेंट्रल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कर सके, है ना। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही ज़्यादा लैक था, और खास करके मिडिल और अपर क्लास जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन लोगों ने भी इसको रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, ठीक। फिर क्या हुआ कि सपोर्ट और कहाँ से आया उनके पास सपोर्ट आया मद्रास प्रेसिडेंसी के जो रेजिमेंट थी उन्होंने सपोर्ट किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रेजिमेंट ने सपोर्ट किया, सिक्स स्टेट्स ने सपोर्ट किया, अफगान गोरखा रेजिमेंटों ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो आर्मी भी डिवाइडेड थी, है ना, कुछ रिवोल्ट कर रहे थे और कुछ अंग्रेजों के साथ थे, ठीक। तो इस चलते भी ये कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से फेल्योर का कारण बना। मेन जो आपका फेल्योर का कारण था वो था लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लैक ऑफ लीडरशिप, है ना। और दूसरा अगर बात करें तो वेपन ऑफ फाइनेंस, लोगों के पास जो जो रिबेल कर रहे थे उनके पास ना तो इतना ज़्यादा वेपन थे ना इतना ज़्यादा फाइनेंस था, और आप अंग्रेजों के पास देखो सोफेस्टिकेटेड मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास, है ना, तोपें थी और नई से नई बंदूकें थी और आर्मी थी पूरी डिसिप्लिन्ड, ऊपर से उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, गोली खत्म नहीं हो सकती थी उनके पास। तो ये सब चीज़ों के कारण ना ये पिछड़ गए। उनके पास टेलीग्राफिक सिस्टम था, पोस्टल कम्युनिकेशन था, वो एक जगह से दूसरी जगह को फटाफट खबर पहुंचा देते थे कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है आ जाओ हेल्प करने के लिए, ठीक। तो ये सब कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे इंडियंस, तो ये सब कारण था जिस वजह से 1857 का जो रिवोल्ट था वो अंग्रेज बुरी तरीके से दबा देते हैं। सिग्निफिकेंस क्या रहा है इसका? देखो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडियंस में नेशनलिज्म का सीड शो करने में कामयाब रहा, है ना। इंडियंस को अब कुछ एक हीरोज मिल गए थे अपने, है ना, झांसी, रानी झांसी बाई, है ना, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब कई सारे हीरोज मिल गए थे जिनको उन्होंने देखा कि हाँ देखो इन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक की बलि बाजी लगा दी, है ना। तो इसका बहुत ही डीपली उन पे इफेक्ट हुआ। लेकिन अंग्रेजों को भी क्या हुआ, पता चल गया कि अंग्रेजों को दिखा कि भाई साहब ये हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी बहुत भयंकर भारी पड़ने वाली है, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये पूरा श्योर था कि जो ये रिवोल्ट हुआ है इसमें मुस्लिमों का ज़्यादा हाथ है, ठीक है। तो इनिशियली वो क्या करते हैं, मुस्लिमों को दबाने की कोशिश करते हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद, बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिसीज लाते हैं, और वो हिंदूज जो थे उनको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत सारी लिबरल पॉलिसीज लेके आते हैं वो, ठीक। लेकिन बाद में चल करके ये उल्टा हो जाता है कुछ सालों बाद, ठीक। फिर ये मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं, इंडियंस को दूर रखने लग जाते हैं। बट इनिशियली 1857 के बाद उनको लगा था कि ये सारा करा धरा जो है ये मुस्लिम्स के इंस्टिगेशन पे हुआ है, क्योंकि बहादुर शाह जफर एम्पायर था, तो ये उन्हीं के इंस्टिगेशन पे हुआ है, हिंदूज इतना ज़्यादा नहीं करते। तो उन्होंने इनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनाई थी, वो आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में जाके और भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, या इस अगले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे आप, ठीक है। फिर लिगेसी ऑफ द रिवोल्ट क्या है? लिगेसी ये है कि देखो आप इस जो ये जो रिवोल्ट हुआ इसमें किसी ने कास्ट नहीं देखना, कम्युनिटी नहीं देखी, कोई क्लास बैरियर नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबने एक हो करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, सामने आए, है ना, ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक हो गए, ठीक। इसका नतीजा ये रहा कि 1857 के बाद क्या होता है, 18 अगस्त 1858 में, जब 8 जुलाई 1858 को डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ अब खत्म हो गया है रिवोल्ट, उसके बाद अगस्त 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी
उसको बेटर करने के लिए क्या करते हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कंपनी में, उसको खत्म कर दिया जाता है और उसके जगह पे एक नया ऑफिस खोला जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, एक वाइसरॉय रखा जाता है, उसके अंडर 15 मेंबर्स रखे जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चेंज कर दिया जाता है। और 1858 में जो पहले कंपनी राज करती थी इंडिया में, अब उससे पावर ले लेती है ब्रिटिश क्राउन और कहती है कि अब हम डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, उसको पावर से हटा दिया गया कि तुम अब यहाँ पे राज नहीं कर सकते। ठीक है, और बाद में 1877 में क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की रानी घोषित कर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है। और 1 नवंबर 1858 को क्वीन अनाउंस करती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो पॉलिसीज रखी थी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी ही रहेगा। और उन्होंने जो कंपनी ने जिन जिन राजाओं के साथ जो जो ट्रिटीज की थी, एग्रीमेंट की थी, उसको ब्रिटिश क्राउन भी वैसे ही मानेगा। ठीक है, सबको राज का जिस जिसके साथ उन्होंने जो जो ट्रीटी की हो, है ना, वो सारा मानी जाएगी। और फिर जो वो था ना कि अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चों को, तो वो वाला उन्होंने राइट दे दिया ब्रिटिश क्राउन ने कि नहीं नहीं, आप अब कर सकते हो, अडॉप्ट भी कर सकते हो किसी भी बच्चे को और अपना सक्सेसर भी बना सकते हो। ठीक, बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़ा सा इंडिया, अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि भाई देखो, अगर हम इंडियंस के साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत उनको नहीं लिबर्टी देंगे, तो ये ऐसे ही कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर की तरह फटता रहेगा और हमारे लिए नुकसानदायक है। हम जो कमा रहे हैं यहाँ से वो नुकसानदायक है। अगर मान लो 1857 में हम उखाड़ फेंकते हैं इनको, तो ये फिर कहाँ कमा पाते, है ना। 100 साल और कमाया लगभग इन्होंने इंडिया से। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्टीम आउट करने के लिए कुछ एक लिबरल चीज़ें की। ठीक है, ये जैसे कि हम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 पास करते हैं। ठीक है, उसमें अनाउंस किया गया कि भाई हर साल एनुअल एग्ज़ाम लिया जाएगा, लंदन में होगा ये एग्ज़ाम, और जो आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई भी सिविल सर्वेंट बन सकता है, जैसे अंग्रेज बनते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग देते रहे कुछ कुछ इंडियंस को, लेकिन राज तो अभी भी इन्हीं का चल रहा था। बाद में लगभग देखो 1858 के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे छोटे मोटे आपको पॉलिटिकल एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी पार्टीज खुलती हैं, आप कह सकते हो अगर लिटरल वर्ड में बोलो तो बहुत सारी पार्टीज खुलती हैं रीजनल लेवल पे 1858 के बाद में। ठीक है, बहुत सारे जो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हो गए थे, तो वो लोग जो थे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते थे और अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। ठीक है, बाद में जाकर के एक ऑल इंडिया लेवल पे पार्टी बनाई जाती है। ठीक, सब मिल करके बनाते हैं कि नहीं नहीं, सबको एक जगह पे ही पार्टी होनी चाहिए, उसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनती है। और बाद में जब महात्मा गांधी इसके इंचार्ज बनते हैं तो ये भयंकर तरीके से आगे बढ़ती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो अंग्रेजों को और भी चीज़ें समझ में आई, उनको देखा कि भाई जो हमारी आर्मी है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था कि एक अंग्रेज पे 6 इंडियंस होते थे। ठीक है, तो उन्होंने इंक्वायरी बैठाई अपनी, है ना, तो उस इंक्वायरी में दिखा कि भाई 1:6 का रेशियो बहुत बड़ा है, तो उसको घटा करके कर दिया गया 1:2। ठीक है, ऊपर से उन्होंने क्या किया, जितनी भी आर्टिलरी थी, है ना, वो सब अपने हाथ में ले ली, अंग्रेजों की बटालियन के अंडर कर दी गई, इंडियन बटालियंस के अंडर से हटा दिया। एक आधा को किसी को दे रखा था, कुछ एक को, बाकी ज़्यादातर को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ही रखा। आर्टिलरी को, आर्टिलरी आप जानते हो ना, तोप वोप जो होती है उनको आर्टिलरी बोला जाता है, तो वो अपने अंडर में उन्होंने लिया सबसे पहले। ठीक, फिर उन्होंने देखा कि इंडियंस को बांटना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को कास्ट, रिलीजन, रीजन के बेस पे इनकी वो बनाई, बटालियंस बनाई। ठीक है, आज भी वैसी ही चलती है, आप देखते हो राजपूताना बटालियन, जाट बटालियन, सिख बटालियन, है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं उन लोग के प्लान था इनके बीच में खाई लाने के लिए। हम्म, तो ये था पूरा लिगेसी, आपने जान लिया कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट हुए। तो होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। और
कहीं पे कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो कि हम किस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।